गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज सॉल्यूशंस जो एनसीईआरटी की बुक में आपको गिवन है। लास्ट एक्सरसाइज यानी फाइनल एक्सरसाइज जो गिवन होती है, इन टेक्स्ट नहीं। इन टेक्स्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो नियर अबाउट हमने कवर कर दिए हैं, वो आप देख सकते हैं बुक से। और जो मेरा लेक्चर है उसमें सभी चीज़ें कवर्ड हो चुकी हैं। एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस में पहला क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस तो इसमें स्टार्टिंग के जो है वो थ्योरी बेस्ड हैं, थ्योरेटिकल हैं, वो आप कर सकते हैं बहुत इजीली। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस टू हाफ। अगर डिस्टेंस को हाफ कर दिया जाए तो फोर्स कितना बनेगा। ये चीज़ मैं लेक्चर में ले चुका हूँ, आप देख सकती हैं। आपको शायद मैंने लेक्चर जब स्कूल चल रहा था तब भी बताया था इसको। ओके, तो ये क्वेश्चन हम नहीं कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। उसमें क्या हो जाएगा, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इज रिड्यूस टू हाफ देन द फोर्स वुड बिकम 4 टाइम्स। कैलकुलेट कर सकती हैं आप। जो हमारा क्वेश्चन 1 है वो हमारा जो फोर्स होता है ओरिजिनल एफ इक्वल, हमने इसको निकाला था कैपिटल जी m1 m2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। ये डिस्टेंस है। अगर इसको हाफ कर दिया जाए, इफ डी इज इक्वल टू हाफ मीन्स डी बाई टू, जो ओरिजिनल डिस्टेंस थी वो डी बाई टू हो जाए। इफ द डिस्टेंस बिकम्स डी बाई टू, तो यहाँ जब डी बाई टू स्क्वायर करेंगे तो फोर्स बिकम्स क्या हो जाएगा, कैपिटल जी m1 m2 डिवाइडेड बाई डी डिवाइडेड बाई टू होल स्क्वायर। तो हमारे पास ये आ जाएगा कैपिटल जी m1 m2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, और ये 4 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जो ओरिजिनल फोर्स का कितना हो जाएगा, ये हमारा ओरिजिनल फोर्स 4 टाइम्स एफ हो जाएगा। एफ डैश इक्वल कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स एफ। तो न्यू फोर्स वुड बी 4 टाइम्स इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ। ये क्या चीज़ है, ओरिजिनल में ये चीज़ ना अट्रैक्शन फोर्स है ये। और आप इसको थोड़ा ब्रॉडली समझें, ठीक है, इसमें ब्रॉडली समझें। अगर ये जो है दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है एफ, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, तो इन दोनों का देखो मैग्नेट, लाइक अ मैग्नेट है बिल्कुल ही। जितनी भी डिस्टेंस हम इसको कम करेंगे, डिस्टेंस घटाएंगे, फोर्स बढ़ेगा। क्लियर। और कितना बढ़ेगा, अगर हाफ, हाफ मीन्स अगर इधर हाफ कर रहे हैं तो हाफ का मतलब इसका 4 टाइम्स हो जाएगा। हाफ कैसे लिखते हैं, 1/2, इसका स्क्वायर करके इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, 2/1 का स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4/1, मतलब 4 टाइम्स हो जाएगा। अगर 1/3 कर रहे हैं तो 1/3 के लिए फोर्स कितना होगा, 3/1 करके इसका स्क्वायरिंग कर दीजिए, कितना हो जाएगा 9/1, यानी 9 टाइम्स हो जाएगा फिर ये। क्लियर। तो इस तरीके से होगा। सेकंड क्वेश्चन में क्या करा, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स in proportion to their masses. Why then a heavy object does not fall faster than a light object? कह रहा ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स इन प्रोपोर्शन टू देयर मासेस। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शन है, ये फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, मासेस m1 m2। क्लियर। तो कह रहा है कि जो बॉडी, जो हैवी ऑब्जेक्ट है, जो हैवी ऑब्जेक्ट है वो क्यों फास्ट नहीं गिरता है। ठीक है, एक यहाँ पर हैवी ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर एक बहुत लाइट ऑब्जेक्ट है। ये दोनों जब टूवर्ड्स द अर्थ फॉल करते हैं, टूवर्ड्स द अर्थ जब ये फॉल करते हैं, तो ये जो ये नीचे आता है फ्री फॉल कंडीशन में, और ये भी फ्री फॉल कंडीशन में जब होगा दोनों। क्लियर। ये हैवी है, आपको इसलिए बड़ा बना करके दिखा रहा हूँ मैं, और ये छोटा सा लाइट, यानी इसका वेट, इसका मास कम है। क्लियर। तो एक्सिलरेशन
आपने एक्सीलरेशन पढ़ा होगा, यहाँ पर भी स्मॉल जी वर्क करता है, यहाँ भी स्मॉल जी वर्क करता है। स्मॉल जी मीन्स एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वो किसके लिए है? फोर्स तो ज़्यादा बनेगा, एफ इसके लिए ग्रेटर बनेगा और एफ इसके लिए स्मॉलर बनेगा, लेकिन इसका मास भी ज़्यादा है, इसका मास कम है। लेकिन जब एक्सीलरेशन आप निकालेंगे, एक्सीलरेशन यानी एक्सीलरेशन वो क्या होगा? एक्सीलरेशन होता है एफ इज इक्वल टू एम ए। इस फार्मूले से जब ए की वैल्यू निकालेंगे, एफ बाई एम मास, ठीक। जब आप इसको देखेंगे, जब फोर्स ज़्यादा क्रिएट हो रहा तो मास भी तो ज़्यादा है यहाँ, तो यहाँ पर जो जी की वैल्यू आएगी, फोर्स ग्रेटर मास भी ग्रेटर। इस वाले केस में लाइट ऑब्जेक्ट में फोर्स स्मॉलर और मास भी स्मॉलर, तो दोनों की जो वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट आएगी। आप ले करके देख सकते हैं इसको, कोई भी एग्जांपल, और यहाँ से भी आप समझ लें कि यहाँ पर स्मॉल जी और स्मॉल जी दोनों जगह स्मॉल जी, और दोनों की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 और 9.8। ये क्या चीज़ है? ये बता रहा है कि सेम एक्सीलरेशन का मतलब है दोनों की स्पीड सेम अमाउंट में चेंज होगी। एक्सीलरेशन अगर सेम है तो इन दोनों पर एक्सीलरेशन सेम है, तो दोनों की स्पीड सेम अमाउंट में चेंज होगी, कम ज़्यादा नहीं होगी। वो भले से ये अलग बात है कि ये भारी है और ये हल्का है, उससे प्रॉब्लम नहीं है भाई, एक्सीलरेशन दोनों का सेम है ना। यानी चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड, यानी 1 सेकंड के बाद अगर ये 0 से 10 हुआ तो ये भी 0 से 10 होगा, तभी ये आंसर जी का ये सेम आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। क्लियर? लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है कि कभी कभी आपने देखा होगा, अगर ये कागज़ का एक टुकड़ा लें और एक लोहे का टुकड़ा, ये जल्दी गिर जाता है और ये देर में गिरता है। उसकी वजह ये है, देखो यहाँ पर इंटरनल एक एयर रेजिस्टेंस होता है, एयर प्रेशर लगाता है उस पर, वो उसको रेजिस्ट करता है, तो वो सब नेग्लेक्ट करेंगे यहाँ पर नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। हम यहाँ पर एज्यूम ये करेंगे ये जो जितने भी चीज़ें हैं इसके बीच में, ये क्या हैं? ये सब निगलेक्ट कर रहे हैं, अदर फोर्सेस वर्क नहीं कर रहे हैं, ऐसे केस में ऐसा होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड 1 kg ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस? वेरी इजी क्वेश्चन है ये मैं आपको दे चुका हूँ उसमें होमवर्क में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, द अर्थ एंड द मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, डज द अर्थ अट्रैक्ट द मून विद अ फोर्स दैट इज ग्रेटर और स्मॉलर और द सेम as the force with which the moon attracts the earth? Why? पूछ रहा है कि जो मून और अर्थ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उनके जो है ग्रेविटेशनल फोर्स में किसका ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेटर और स्मॉलर होगा या सेम होंगे? तो आपको जो है ये पढ़ाया जा चुका है कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन। क्लियर? दोनों क्या होते हैं? फोर्सेस इक्वल होते हैं बट अपोजिट होते हैं, तो यहाँ पर सेम होगा। दोनों मून और अर्थ दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे विद द सेम फोर्स बिकॉज ऑफ द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ व्हाई डज द अर्थ नॉट मूव टुवर्ड्स द मून? 5 में ये है कि क्वेश्चन कह रहा है कि अगर जो है मून अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, ये अट्रैक्ट कर रहा है इधर, तो ये अर्थ क्यों मूव नहीं कर रही है मून की तरफ? क्योंकि ये एक तो बहुत ज़्यादा हैवी है, ठीक है। अगर थोड़ी बहुत मूव भी करेगी तो वो जो है, तो क्या होगा, वो जो है फील नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये, अगर ये अर्थ मून इसको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, तो अर्थ भी तो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। दोनों क्या होंगे? दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे, ये F1 F2 इक्वल होंगे, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। जो हमारा नेट फोर्स होगा वो ज़ीरो होगा। क्लियर? बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, जब दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे किसी ऑब्जेक्ट पर, एक इधर 10 न्यूटन का फोर्स अगर लग रहा है इस ऑब्जेक्ट पर और यहाँ भी 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो दोनों क्या होंगे? नेट फोर्स जो हमारा होगा, नेट फोर्स
वो हो जाएगा हमारा 10 - 10 0 न्यूटन। और ये किसकी कंडीशन है? ज़ीरो। अगर नेट फोर्स ज़ीरो आ जाए तो हमारा बैलेंस्ड फोर्स होता है। बैलेंस्ड फोर्स के अंदर आपने ये पढ़ा है कि जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बैलेंस फोर्स के इन्फ्लुएंस में अगर कोई बॉडी होगी, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बैलेंस्ड फोर्स, तो उसके अंदर कुछ करेक्टरिस्टिक्स पाई जाएंगे, तभी हम उसको पहचानेंगे। फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स ये है कि उसकी स्पीड में चेंज नहीं आएगा अगर वो मूव कर रही है। सेकंड करेक्टरिस्टिक्स ये है कि अगर वो रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगी, यानी उसकी जो मूवमेंट है ना वो स्टेबल ही रहेगी, अनचेंज होगी। अगर मूव कर रही है तो सेम स्पीड से मूव करेगी, अगर वो रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगी। तो इस कंडीशन में इसलिए क्या होगा, दोनों दोनों अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ, अभी इसके पहले वाले जो है क्वेश्चन में था ये। तो जब ये दोनों सेम फोर्स लगा रहे हैं आपस में, तो ये दोनों बैलेंस्ड फोर्सेज हैं। बैलेंस फोर्सेज की कंडीशन में क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता, तो ये बैलेंस फोर्स दोनों के हैं, तो इसलिए ये जो है दोनों मूव नहीं करेंगे। अगर दूसरी बात, अगर ये बहुत हैवी भी है, ये अगर फोर्स लगा भी दे इस पे, तो ये बहुत ज़्यादा हैवी है, इसकी वजह से मूव नहीं करेगी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर, ये हमारा था 5। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट हैपेंस टू फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड। ये सब करवा चुका हूँ मैं क्लास में, आप कर लीजिएगा। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लिखवा चुका हूँ। व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ फ्री फॉल। एक्सीलरेशन ऑफ फ्री फॉल, फ्री फॉल एक्सीलरेशन मीन्स एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वही चीज़ यहाँ पूछ रहा है। व्हाट वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट। ये बोलते हैं क्या ग्रेविटेशनल फोर्स को, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या बोलते हैं? ग्रेविटी बोलते हैं। ये भी पढ़ाया जा चुका है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है अमित बाइज फ्यू ग्राम्स ऑफ गोल्ड एट द पोल्स। अब यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी। पोल्स की बात आ गई और इक्वेटर की बात आ गई यहाँ पर। क्लियर? ये हमारे पोल्स हैं, नॉर्थ और साउथ। कहाँ पर इसने कुछ ग्राम, यहाँ पर इस पोल पर, सपोज करें इस पोल पर उसने कुछ गोल्ड बाई किया है, खरीदा है पोल्स पर। एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ वन ऑफ हिज फ्रेंड, he hands over the same when he meets him at the equator. he hands over, उसने ये पोल पर इसने लिया था। क्लियर? तो वो जब उसका दोस्त उससे मिला तो यहाँ पर इक्वेटर पर मिला, तो उसने हैंड ओवर कर दिया, उसको दे दिया वही गोल्ड। यहाँ पर जो गोल्ड इसने खरीदा था, ये गोल्ड यहाँ पर इसको हैंड ओवर कर दिया, सेम अमाउंट, सेम। विल द फ्रेंड एग्री विद द वेट ऑफ द गोल्ड बॉट। कह रहा जो इसने वेट ऑन पोल और वेट ऑन इक्वेटर, भाई ये जो अमित खरीदा था, अमित ने जो खरीदा था गोल्ड, कहाँ पर खरीदा था? पोल पर खरीदा था। तो इसका जो वेट होगा अकॉर्डिंग टू W = mg, यही रहा होगा। mg मीन्स यहाँ पर पोल की जो हमारे पास एक्सीलरेशन यानी g की वैल्यू है, पोल वाली लगेगी। तो यहाँ पर यह आ जाएगा WP, और WE इक्वेटर पर क्या आएगा? M, और G इक्वेटर वाली लगेगी। भाई यहाँ पर वेट जो कैलकुलेट होगा इसके अकॉर्डिंग होगा। तो कह रहा है कि क्या उसका फ्रेंड उसके वेट से, अमित ने जो बताया होगा यहाँ पर कि इसका जो वेट है 98 न्यूटन है, तो यहाँ पर क्या सेम 98 न्यूटन वो इसको कैलकुलेट करेगा या नहीं करेगा? यस और नो, ये आपको देना है कि वो सेटिस्फाई होगा कि नहीं। क्लियर? इफ नो वाई। क्लियर? अगर नहीं सेटिस्फाई है तो क्यों नहीं होगा, ये क्वेश्चन आपसे पुट अप कर रहा है।
तो आप यहाँ पर देखिए जो इक्वेटर पर, इसको डिस्कस कर चुके हम, जी की वैल्यू जब कैलकुलेट किया था हमने और जी के वेरिएशन की जब बात की थी, जो हमारे पोल्स पर वैल्यू होती है जी की, एट पोल्स जी इज मैक्सिमम, एंड इक्वेटर पर हमने बताया था इक्वेटर पर जी की वैल्यू क्या होती है, मिनिमम होती है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ की अगर बात की जाए। तो जब पोल पर जी की वैल्यू मैक्सिमम है तो पोल पर वेट भी ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर जी मास तो सेम रहेगा, तो यहाँ 9.8 होगा। अगर सपोज कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, कहाँ पर, दिस इज एट पोल, एंड जी की वैल्यू 9.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, कहाँ पर, इक्वेटर पर। क्लियर। सेंस क्या लिखेंगे, सेंस जी पी ग्रेटर देन जी ई इक्वेटर, देयरफॉर डब्ल्यू पी ग्रेटर देन होगा डब्ल्यू ई, क्योंकि जी की वैल्यू क्या है, ये एज्यूम किया हमने, ये एज्यूम किया है ताकि क्लियरली आपको समझ में आ जाए बात, इसलिए एज्यूम कर लिया। तो इसलिए क्या होगा, जी पी ग्रेटर है पोल पर, जी पी मीन्स द वैल्यू ऑफ जी एट पोल्स एंड द वैल्यू ऑफ जी एट इक्वेटर्स, ये ग्रेटर है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं पोल्स पर ये हमने 9.8 लिया है और इक्वेटर पर 9.6, तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पर m जो मल्टीप्लाई होगा जब, तो ये बनेगा mg वेट बनता है, वेट इसका m सेम है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो इसको मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा आएगा, इसलिए वेट यहाँ पर क्या होगा, पोल पर ज़्यादा होगा। तो वो जो पोल से लेकर के आया था गोल्ड, वहाँ पर वेट ज़्यादा दिखा रहा होगा और यहाँ पर इक्वेटर पर कम दिखाएगा, तो उसका जो फ्रेंड है वो सेटिस्फाई नहीं होगा इसकी वजह से। क्लियर। तो यही लिखना है, ऑब्वियसली द फ्रेंड एट इक्वेटर विल नॉट एग्री विद द वेट ऑफ गोल्ड बॉट एट पोल्स बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, हेंस लिख दीजिएगा इसके बाद, हेंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम प्रोसीड करते हैं। वाह विल a sheet of paper falls slower than one that is crumpled into a ball। कह रहा है जब एक शीट होती है पेपर की और उसी शीट को हम अगर बॉल में चेंज कर दें तो बॉल क्या होगी, स्लो होगी, या पेपर शीट वो बहुत स्लो फॉल करती है जबकि बॉल बहुत तेज़ी के साथ गिर जाता है। यहाँ पर क्या चीज़ है, मैंने अभी हिंट दिया था किसी जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, आप याद करें थोड़ा सा। क्वेश्चन 11 में कह रहा है, ये हमारे पास एक शीट पेपर है और इस शीट पेपर को, ये पेपर है, पेपर शीट है, इसको हम बॉल में चेंज कर दें, क्रम्पल कर दे, इसको बॉल में चेंज कर दे रहे हैं, ये बॉल में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर। जब ये फॉल होगा, जब ये दोनों, ये स्लो फॉल होगा, ये स्लो होगा और ये फास्ट होगा, इसके पीछे क्या रीज़न है, देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जब दोनों का एक्सेलरेशन सेम होता है, यानी हैवी ऑब्जेक्ट और लाइट ऑब्जेक्ट दोनों सेम स्पीड से क्या करेंगे, फॉल करेंगे। उसका रीज़न ये बताया था कि अगर एक कंडीशन वहाँ पर एज्यूम करनी पड़ेगी, देयर इज़ नो एयर रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर देखो शीट का जो एरिया है ना वो ज़्यादा है, जो किसके, जो टच किसके टच में आता है, एयर के टच में आएगा। यहाँ पर एयर के टच में ये बहुत सारा एरिया टच में आएगा और यहाँ पर बहुत थोड़ा सा एरिया टच में आएगा। तो जो एयर रेजिस्टेंस लगेगा यहाँ पर, एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस का मतलब समझते हैं, एयर फ्रिक्शन, यहाँ पर ड्रैग जिसको आप बोलते हैं, ड्रैग जो एक्सर्ट करेगी, एयर रेजिस्टेंस एक्सर्ट करेगी, वो इसके एरिया को ज़्यादा कवर कर रही है, ज़्यादा एयर इसको कवर कर रही है, तो इसलिए इस पर जो फ्रिक्शन होगा हमारा, यहाँ पर ज़्यादा लगेगा और यहाँ पर कम लगेगा।
जब यहाँ पर ज़्यादा फ्रिक्शन अपोजिंग ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा, यहाँ पर फ्रिक्शन, ठीक है। और यहाँ पर भी क्योंकि पेपर तो जो वेट है इसका वो तो सेम है, यही पेपर हमने इसको मोड़ करके इसमें कन्वर्ट किया है, तो दोनों का वेट तो सेम है, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स इसके एरिया की वजह से इस पर ज़्यादा वर्क करेगा और इसके एरिया की वजह से इस पर कम वर्क करेगा। तो इसलिए ये वाली जो शीट है, पेपर शीट, ये स्लो आएगी और ये फास्ट आ जाएगी। क्लियर? आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल। क्वेश्चन नंबर 12, gravitational force on the surface of the moon is only 1/6 as strong as gravitational force on the earth. What is the weight in newtons of a 10 kg object on the moon? भाई यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में m की वैल्यू दी हुई है, m इक्वल टू 10 kg। आपको वेट कैलकुलेट करना है, वेट ऑन अर्थ एंड वेट ऑफ, यहाँ पर क्या कह रहा है, व्हाट इज द वेट इन न्यूटन्स ऑफ अ 10 kg ऑब्जेक्ट्स ऑन द मून एंड ऑन द अर्थ। यहाँ पर कर सकते हैं आप वेरी इजीली, बता रहा हूँ मैं, W इक्वल टू mg, यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं वेट। जब यहाँ पर अर्थ का लेंगे तो यहाँ पर अर्थ यहाँ लगा देंगे, जब यहाँ पर मून का लेंगे तो यहाँ पर mg, m मून, इन दोनों फार्मूले से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन 13 में देखते हैं क्या है, क्या कर रहा है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद द वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट टू रीच इट राइजेस। अपवर्ड डायरेक्शन में कोई एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में ये कोई ऑब्जेक्ट है, बॉल ले रहे हैं, इसको अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया जा रहा है। क्लियर? तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो की जा रही है, यानी कुछ देर के बाद यहाँ पर आएगी ये। इसकी जो इनिशियल u है वो हमारे पास कितनी है, 49 मीटर पर सेकंड से, और आपको पता है जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो g डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करता है। 9.8 यहाँ पर माइनस लेंगे। क्लियर? ऐसी कंडीशन में when the object is thrown vertically upward, g should be taken as negative। तो हमारे पास क्या क्या गिवन है, u गिवन है 49 मीटर पर सेकेंड, दिस इज गिवन, लिख सकते हैं आप गिवन, एंड g इज -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपसे क्या पूछा है, मैक्सिमम हाइट, फर्स्ट क्वेश्चन इज h। फॉर्मूला याद कीजिए, तीनों फार्मूले में से कौन सा लगाएंगे, व्हाट इज h। और यहाँ पर जब ये मैक्सिमम हाइट पर पहुँच जाएगी ये बॉल, तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी, कैपिटल V, हमारे पास स्मॉल v हो जाएगा 0। ठीक, तो यहाँ पर v भी हमारे पास कितना है, 0 मीटर पर सेकेंड है। तो आपके पास v है, u है एंड g है। h आपको कैलकुलेट करना है, तो आप थर्ड लॉ ऑफ मोशन से देखें, v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as होता है ना, 2gh हो जाएगा। s रिप्लेस होता है किससे, h से, और a रिप्लेस होता है किससे, g से। ये रिप्लेसमेंट आप कर लें, ऐसी कंडीशन जब भी होगी तो एक बार और रिवाइज कर लें। देखो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास v इक्वल u प्लस ए टी। क्लियर? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड वाला हमारे पास है v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर? अब इस कंडीशन में देखो, फर्स्ट वाला जब फ्री फॉल में होगा, फ्री फॉल, आप डायरेक्ट या तो फॉर्मूला यूज कर लें, तो पहला जो होगा ना इसका, पहला होगा v इक्वल यू प्लस जी टी हो जाएगा। सेकंड जो हो जाएगा इसका, s को चेंज कर देंगे h, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस जो है ना वो हाइट में दिखी, या तो वर्टिकली अपवर्ड थ्रोन किया जाए या फ्री फॉल कंडीशन में हो, तो s यहाँ पर जो है ना वो हमारा क्या है, h है। हाइट एज अ हाइट लेंगे, है तो डिस्टेंस ही, लेकिन ये एज अ हाइट यहाँ पर एज्यूम करेंगे, तो h रिप्लेसेस विद h,
यू टी प्लस हाफ, और यहाँ पर एज एक्सीलरेशन यहाँ पर जी टी स्क्वायर हो जाएगा। थर्ड वाला हो जाएगा हमारे पास वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2gh। लेकिन अगर यही चीज़, ठीक है, अगर यही चीज़ आपको कही जाए फ्री फॉल ना हो, फ्री फॉल मीन्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कोई बॉल नीचे से ऊपर से नीचे आ रही हो, अगर ये थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इस कंडीशन के अकॉर्डिंग होगा तो फर्स्ट हमारा रिप्लेस हो जाएगा v इक्वल यू माइनस जी टी लिखेंगे, यानी हम g को माइनस में लेंगे, यहाँ पर जो माइनस में लिया है। अगर आप फॉर्मूला यूज़ करते हैं माइनस वाला तब नहीं। क्लियर। दूसरा क्या है, h इक्वल यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और थर्ड वाला क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर माइनस 2gh। अगर डायरेक्टली लगाना चाह रहे हैं तो आपको g की वैल्यू से प्लस माइनस से मतलब नहीं है। अगर ये फार्मूला आपको तीनों याद है, फ्री फॉल कंडीशन में यही फार्मूला लगेगा, जो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू वो आपको रख देना है सिर्फ। और अगर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में ये हम उसको थ्रो कर रहे हैं ऊपर, तो ये वाला फार्मूला सब यूज़ करेंगे। आपको g की वैल्यू 9.8 प्लस माइनस से मतलब नहीं होगा, फिर वी यू इसमें प्लस माइनस ये आपको कुछ नहीं, आपको एज्यूम ही नहीं करना है और ना इसको फोकस करना है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपको मैंने, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ प्लस की जगह पे माइनस ऑलरेडी कर दिया, इसका मतलब यहाँ पर माइनस जी लिया है मैंने, जहाँ जहाँ जी था वहाँ पर माइनस जी ले लिया है। ठीक है, तो ऑलरेडी ले चुका हूँ। अगर इस फार्मूले में पुट करेंगे तब तो आपको माइनस जी लेना पड़ेगा, लेकिन अगर ये इस वाले पे पुट करेंगे तो आपको माइनस जी लेने की ज़रूरत नहीं। क्लियर। तो यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे। हमें हाइट निकालना है, हाइट, तो मैं डायरेक्ट फार्मूला जो है ना वही वाला वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर माइनस 2gh ये अप्लाई कर दे रहा हूँ। तो v की वैल्यू हमारे पास है 0 स्क्वायर, u की वैल्यू है 49 स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी मीन्स होता है 9.8 हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर हम जानते हैं। 2gh इंटू एच हमको कैलकुलेट करना है। क्लियर। तो ये हो जाएगा हमारे पास, अगर देखो ये पूरी चीज़ लेफ्ट में लें तो पॉजिटिव में हो जाएगी, और ये ज़ीरो तो है ही, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 9.8 इंटू एच इक्वल हो जाएगा 49 स्क्वायर मीन्स हो जाएगा 49 इंटू 49। क्लियर। एच की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, 49 इंटू 49 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.8। क्लियर। इसको हम सॉल्व करेंगे, एच की वैल्यू तो हमारे पास आ जाएगी एच की वैल्यू 122.5 मीटर, ये आ जाएगी वैल्यू। ये आंसर हो गया हमारा। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है इसमें, सेकंड पार्ट में पूछा है द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये गया बॉल जहाँ से स्टार्ट किया था उसने, ये अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर गया, मैक्सिमम हाइट को जब ये रीच करेगा, ठीक, यहाँ पर पहुँचने के बाद यहाँ पर दोबारा ये लौटेगा, यहाँ पर अगेन वहीं पर आ जाए। टोटल टाइम कितना लगा यहाँ से जाने के बाद वापस आने तक, टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पर हमको टी कैलकुलेट करना है, यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, टी। कोई भी इक्वेशन आप यूज़ कर लें, टी, वहाँ से आपको टी मिल जाएगा। उसके बाद उसको क्या कर देंगे, हम डबल कर देंगे, क्योंकि एक बार ऐसे गया फिर आया वापस, टी जो टाइम है ना वो डबल लगेगा। तो इसलिए टी कितना आ जाएगा, सेकंड पार्ट हम फर्स्ट इक्वेशन आप यूज़ कर रहे हैं, v इक्वल यू प्लस ए टी माइनस जी टी लिख दे रहा हूँ मैं, u माइनस v इक्वल यू माइनस जी टी। वी कितना हमारे पास ऑलरेडी ज़ीरो है, u कितना है 49 है, और माइनस जी 9.8 इंटू टी हमें कैलकुलेट करना है। क्लियर।
इसको 9.8 ये पूरा टर्म इधर आएगा 9.8 इंटू टी इक्वल कितना हो जाएगा 49। तो टी इक्वल यहाँ से कैलकुलेट करेंगे 49 डिवाइडेड बाई 9.8। टी की वैल्यू हमारे पास आएगी यहाँ पर 5 सेकेंड। क्लियर, यहाँ पर आ जाएगी 5 सेकेंड टी की वैल्यू आएगी। लेकिन आपसे क्या पूछा टोटल टाइम, टोटल टाइम लेकिन कितना होगा टोटल टाइम टू रिटर्न द सरफेस ऑफ अर्थ, टोटल टाइम टू रिटर्न मीन्स 2 टाइम्स टी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5, ये हो जाएगा टोटल टाइम 10 सेकेंड्स। यानी उसको वापस बैक आने में टोटल टाइम जो लगेगा वो उसका लगेगा कितना, टोटल टाइम वो लगेगा 10 सेकेंड्स, यानी 5 सेकेंड्स 5 सेकेंड में, यानी ये 5 सेकेंड में ऊपर गया एंड देन 5 सेकेंड में वो रिटर्न होगा। यानी 5 ऊपर जाने के लिए 5 नीचे आने के लिए 10 सेकेंड्स टोटल इसको जो है लगेंगे। क्लियर। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 13 था। 14 क्वेश्चन 15 16 17 18 ये कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, इसलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ये क्वेश्चन कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।